नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने जो सिद्धांत पे बात की थी वह सिद्धांत था हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए हल के पुनर्बलन सिद्धांत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया? आवश्यकता या नीड्स को माना गया। आवश्यकता या नीड्स को माना गया। नीड्स यानी कि हमारी आवश्यकता है कि जब जब आवश्यकता होगी तब तक हमारे क्या होगा? चालक का जन्म होगा और चालक से हमारा क्या होगी? क्रिया होगी और क्रिया से हम उस गोल को प्राप्त करेंगे यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और लक्ष्य से हमारे चालक जो होगा वो न्यून हो जाएगा। इस सिद्धांत पर हमने चर्चा की थी। ये कौन सा सिद्धांत है हमारा? हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। तो हल के पुनर्बलन सिद्धांत पर हमने चर्चा कर ली थी। अब तक हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का, गेस्टाल्टवाद का, गुथरी का और हल का पुनर्बलन का सिद्धांत हमने पढ़ लिया। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला सिद्धांत रहेगा आज की क्लास में, वह सिद्धांत है हमारा टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। कौन सा है? एडवर्ड टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। कौन सा है? एडवर्ड टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। और एडवर्ड टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत, इसे हम साइन थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम साइन थ्योरी भी कहते हैं। अब बात आती है कि साइन थ्योरी तो कहते हैं, इसके अलावा इसे अन्य और किस किन नामों से बुलाया जाता है? तो देखिए, इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं? इसे उद्देश्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम उद्देश्यवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उद्देश्यवाद का सिद्धांत, इसे उद्देश्यवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे प्रत्याशात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्याशात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्रत्याशात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्रत्याशा या आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रत्याशात्मक का मतलब क्या होता है? प्रत्याशात्मक का मतलब ये होता है कि इसमें दो शब्द है, एक आता है प्रत्याशा और एक होता है आवश्यकता। इसलिए इसे प्रत्याशा या आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है ये टॉलमैन ने ये सिद्धांत कब दिया और अपनी किस पुस्तक में दिया? प्रश्न ये है। तो देखिए सबसे पहले कि ये सिद्धांत दिया कब गया था, तो ये देखिए ये जो सिद्धांत था टॉलमैन के द्वारा 1932 में अपनी पुस्तक, टॉलमैन के द्वारा अपनी पुस्तक प्रोपासिंग, कौन सी है? प्रोपासिंग बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। कौन सी है? बिहेवियर एनिमल एंड मैन। प्रोपासिंग बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। इस पुस्तक के अंदर अपना यह सिद्धांत टॉलमैन ने प्रस्तुत किया था और टॉलमैन के इस सिद्धांत के आधार पर यह है बात, टॉलमैन क्या कहना चाहता था अपनी साइन थ्योरी के अंदर? इसने कहा कि किसी भी अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने में एक साइन होता है। किसी भी अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने में एक साइन होता है और ये साइन क्या है? ये अधिगम के मार्ग के रूप में होता है। क्या होता है? अधिगम के मार्ग के रूप में होता है। यानी कि व्यक्ति जब अधिगम की प्रक्रिया को शुरू करता है ना, तो उसके सामने बहुत से क्या आते हैं? मार्ग आते हैं अधिगम को करने के। यानी कि सीखने के बहुत सारे हमारे सामने रास्ते होते हैं, पर हमें चुनना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कि हम किस रास्ते पे चलकर हम अधिगम की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं? पूर्ण कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस रास्ते पे हमें ये लगता है कि हम इस रास्ते पे चल के हम क्या करते हैं, अगर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे तो हम उसी रास्ते को हमारे लिए क्या है? चुन लेते हैं। और इसी के लिए ये सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा? टॉलमैन के सिद्धांत को दिया गया था। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में यही कहा था कि
कि जो इसमें साइन थ्योरी है, क्षेत्रीय जो साइन थ्योरी है वह ये है कि लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग है। क्या है? लक्ष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग व्यक्ति के द्वारा सीखा जाता है। व्यक्ति अधिगम नहीं, कुछ नहीं सीखता है, व्यक्ति अन्य कुछ भी नहीं सीखता है। व्यक्ति केवल वह सीखता है कि वो कौन सा मार्ग है जो मार्ग उसे अधिगम की तक या सीखने तक लेकर जाएगा। केवल वह व्यक्ति इतना ही सीखता है, केवल वो रास्ता उसे लेकर जाता है, व्यक्ति नहीं जाता है वहां तक। व्यक्ति को कौन लेके जाता है? वो रास्ता लेके जाता है। जिस रास्ते का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वो अधिगम प्रक्रिया में केवल इतना सीखता है कि वह रास्ता कौन सा है जिस रास्ते पर चलकर हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी बात को इस सिद्धांत के अंदर आधार माना गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा 1932 में अपनी पुस्तक प्रोग्रेसिंग बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन के अंदर। ठीक है ना। अब देखिए व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति जब अधिगम करता है ना तो वह कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता है। क्या सीखना चाहता है? कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता है। कम समय में ज्यादा सीखना चाहता है। अब देखिए कम समय में ज्यादा सीखना चाहता है तो मतलब क्या करेगा? वह एक ऐसा मार्ग चुनेगा जिस मार्ग पे रास्ता तो क्या होगा? वह छोटा होगा और सीखने के लिए बहुत सी चीजें होगी। यानी कि वह हम कह सकते हैं शॉर्टकट चुनने का कोशिश करेगा। यानी कि शॉर्टकट चुनेगा कि शॉर्टकट के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा सीख लें और लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो जाए और हमारा अधिगम की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाए और हमें एक छोटा मार्ग या छोटे समय के लिए उचित मार्ग का प्रयोग हम करें। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत दिया गया था। और इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि कई बार क्या होता है कि जब हम अधिगम की प्रक्रिया में जिस मार्ग का हम चयन करते हैं वो मार्ग जो है वो हमारा उस समय तो हमारा क्या करता है? हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं करता। कई बार हम कैसे मार्ग का किसी मार्ग का हम चयन कर लेते हैं, किसी चिन्ह का किसी मार्ग का हम क्या कर लेते हैं? चयन कर लेते हैं। उस मार्ग से तात्कालीन स्थिति के अंदर क्या होता है? तात्कालीन स्थिति के अंदर प्रेजेंट टाइम में तो हमें क्या मिलता है? अधिगम या हमारा उद्देश्य क्या नहीं होता? पूर्ण नहीं होता। परंतु भविष्य के अंदर इन फ्यूचर कभी भी जाकर उससे अगर हमें सफलता प्राप्त हो जाए तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गुप्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे गुप्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। मान लीजिए आज आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। अब राजस्थान पुलिस का जो कांस्टेबल का सिलेबस है ना वह एक ऐसा सिलेबस है जो आपको RS प्री भी क्लियर करवा सकता है। क्या करवा सकता है? RS प्री भी क्लियर करवा सकता है। अगर मान लीजिए इस मार्ग को आपने चुना कि हमें कांस्टेबल बनना है और नहीं बन पाए और इसका जो सिलेबस पड़ा हुआ है वहीं किसी अन्य जगह पे काम आ जाए और सफलता प्राप्त हो जाए तो वह क्या होगा? अचानक हुआ अधिगम है ना, जिसके बारे में आपको स्वयं नहीं पता था कि क्या ऐसा होगा कभी, फिर भी हो गया। तो वो क्या है? वो गुप्त अधिगम होता है। आपका गुप्त मार्ग था जो आपको सफलता दिला देता है। ठीक है, तो इसे गुप्त अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंदर इतना याद रखने की अगर मैं बात करूं कि एडवर्ड टॉलमैन का जो चिन्ह सिद्धांत में इसने प्रयोग किस पे किया था तो इसने बंदर पर प्रयोग किया था। इतना ही याद रखना, बंदर पर प्रयोग इतना ही है। इसके बारे में डिटेल नहीं है कि कैसे ये क्या क्या प्रयोग इसमें किए गए थे कि बंदर पर इसने प्रयोग किया था अपने सिद्धांत के अंदर 1932 में प्रोग्रेसिंग बिहेवियर और इन एनिमल एंड मैन के अंदर इसने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इसने कहा था कि अधिगम हमें सिखाता नहीं है, अधिगम से हम सिर्फ मार्ग चुनते हैं और वह मार्ग जो है वो हमें अधिगम हमारे उद्देश्य तक हमें लेकर जाता है। यह था टॉलमैन का सिद्धांत। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत की। यहां तक आपको समझ में आया होगा मैं आशा करता हूं। इसके बाद में हम बात करेंगे अगले सिद्धांत पर। अगला सिद्धांत हमारा कौन सा है? क्षेत्रीय तलरूप का सिद्धांत क्रुथ लेविन का। कौन सा है? क्षेत्रीय तलरूप का सिद्धांत क्रुथ लेविन का। आज हम सिद्धांतों को कंप्लीट कर लेंगे इसी क्लास के अंदर। अगला सिद्धांत है हमारा क्षेत्रीय तलरूप का सिद्धांत।
अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय तलरूप के सिद्धांत की, तो क्षेत्रीय तलरूप का जो सिद्धांत है, या हम इसे क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, क्रुथलेविन का इसे हम क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रुथलेविन का क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। जो ये क्रुथलेविन था ना, ये क्रुथलेविन एक गणितज्ञ था। क्या था ये? एक गणितज्ञ था। इसलिए इस सिद्धांत के अंदर गणित के सूत्रों का महत्व है, या गणित के सूत्र के आधार पर इसने यह सिद्धांत समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, क्रुथलेविन का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है? समग्रवाद पर आधारित है। किस पे आधारित है? समग्रवाद पर आधारित है। समग्रवाद का मतलब संज्ञानवाद पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद पर आधारित है, ठीक है, सूझ पर आधारित है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सीखने के अंदर उसकी वातावरण के साथ की गई जो अंत्यक्रिया है, वह अंत्यक्रिया जो है उस सीखने के लिए व्यक्ति को क्या करती है? प्रेरित करती है, सीखने के लिए रास्ते बनाती है, या उसे सीखने के लिए नवीन संकेतों दो, सीखने के लिए क्या करती है? व्यक्ति को प्रेरित करती है, संभावनाएं पैदा करती है। क्या? उसकी वातावरण की अंत्यक्रियाएं। क्या है सिद्धांत के अंदर? वातावरण के साथ की गई क्रियाएं, वातावरण के साथ की गई अंत्यक्रिया। यानी कि अब जैसे जिस वातावरण या फैक्टर में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वह वातावरण जो है वह आपको सीखने की दशाएं प्रदान करता है, सीखने के लिए अनुकूलताएं प्रदान करता है। केवल कौन? आपका वातावरण। इसीलिए इसको समझाने के लिए इसने एक सूत्र दिया था। क्या सूत्र था वह सूत्र था L बराबर, क्या था? L बराबर F ब्रैकेट P इंटू E। क्या था? P इंटू E। L बराबर F ब्रैकेट P इंटू E। अब इसमें देखिए L का मतलब क्या होता है? लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। F का मतलब क्या होता है? फैक्टर। P का मतलब क्या होता है? पर्सन यानी व्यक्ति। और E का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंट, वातावरण। यानी कि लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक। पर्सन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति से। और एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? वातावरण से। क्या मतलब होता है? वातावरण से। तो इस प्रकार से इसने एक सूत्र के आधार पर इसको समझाने की कोशिश की थी, और इसमें इसने 3 संपत्तियां बताई थी। सबसे पहले इसने जो 3 संपत्तियां बताई थी उसमें एक था क्षेत्र या जीवन दायरा। क्षेत्र या जीवन दायरा, एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, जीवन दायरा। क्षेत्र या जीवन दायरा। अब देखिए क्षेत्र या जीवन दायरा होता क्या है? सबसे पहले मैं बात करूंगा क्षेत्र या जीवन दायरा। यह व्यक्ति व वातावरण की अंत्यक्रिया का प्रतिफल है। देखिए क्षेत्र व जीवन दायरा, आप जिस वातावरण में जी रहे हैं या जिस वातावरण में आप विचरण कर रहे हैं वह आपका क्षेत्र है। क्या है? आपका क्षेत्र है, आपका जीवन दायरा है। जिस वातावरण के अंदर हम अंत्यक्रिया कर रहे हैं ना, जिस वातावरण से हमें फल प्राप्त हो रहा है, प्रतिफल, या हम कह सकते हैं जिस वातावरण में हम रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वह वातावरण क्या आपका जीवन या दायरा है, या आपका क्षेत्र कहलाएगा। पहली संपत्ति क्या कहलाता है? क्षेत्र या जीवन दायरा। अब बात आती है दूसरा क्या होता है? सैदिश व कर्षण। क्या होता है? सैदिश व कर्षण। ठीक है, सैदिश व कर्षण ये इससे 2 शब्द हैं जो क्या है? भौतिक शास्त्र के मैकेनिज्म
सब्जेक्ट से लिए गए हैं। कौन से? मैकेनिक्स सब्जेक्ट से ये लिए गए हैं भौतिक शास्त्र के अंदर। यानी कि हम कहते हैं भौतिक शास्त्र के यांत्रिक भाग जो है उसका, मैकेनिक्स भाग जो है उस भाग से ये 2 शब्द लिए गए। अब देखिए सैदिश का अर्थ क्या होता है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है। सैदिश का मतलब क्या होता है? सैदिश का अगर मैं बात करूं तो सैदिश आपने सुना होगा, सैदिश राशियां, कृष्ण राशियां। तो सैदिश का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की वह शक्ति जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। सैदिश का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की वह शक्ति जो लक्ष्य के पास या उसे दूर ले जाती है। अब बात आती है कृष्ण की। तो कृष्ण क्या होता है? वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित व प्रतिकर्षण करता है। वातावरण में उपस्थित लक्ष्य, उपस्थित लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अब देखिए 2 चीज है। सैदिश व्यक्ति की वह शक्ति जो लक्ष्य के पास या दूर लेके जाती है, कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां, पुटलेविन के अनुसार सैदिश का मतलब क्या है कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां पाई जाती है, वह शक्तियां क्या है, उसे अपने लक्ष्य की ओर खींच कर लेके जाती है। और उन्हीं के अंदर क्या होता है? कर्षण होता है। कृष्ण का मतलब क्या होता है कि वातावरण में उपस्थित ऐसे बहुत से लक्ष्य हैं जो हमें हमारी अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जॉब्स की, तो आप जॉब्स के मार्केट में या हमारे आसपास वातावरण में बहुत सारी जॉब्स है जो हमें अपनी ओर खींच रही है कि इन जॉब से हम इतना लक्ष्य, ये जो हमारा लक्ष्य है, जो आज रीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? लक्ष्य तो है। ये लक्ष्य हमें अपनी ओर खींच रहा है कि आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए। तो ये लक्ष्य अपनी ओर खींच रहा है, तो वो किस लिए? वो कृष्ण है आपको एक चुंबक की तरह, चुंबक तो बना हुआ है। भौतिक शास्त्र की अगर भाषा में बात करूं तो चुंबक की तरह में क्या कर रहा है? जैसे चुंबक एक लोहे को आकर्षित करती है ना, उसी प्रकार जो लक्ष्य हैं वह हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर। इसी आधार पर इसने समझाने का काम किया है सैदिश और कृष्ण के अंदर। तो ये संप्रत्यय है। एक संप्रत्यय इसके अंदर होता है तलरूप संप्रत्यय। एक तीसरा जो संप्रत्यय है कौन सा है? तलरूप संप्रत्यय। क्या होता है? तलरूप संप्रत्यय। अब देखिए तलरूप संप्रत्यय का मतलब, देखिए संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। बात समझ में? संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। तो हम इसे कह सकते हैं टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसे? टोपोलॉजी कॉन्सेप्ट। अब देखिए तलरूप संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट, टोपोलॉजी का मतलब आप जानते हैं, टोपोलॉजी का शब्द जो है वो मैथ में यूज किया जाता है। किसमें उपयोग में लिया जाता है? इसे गणित में उपयोग किया जाता है। गणित में इसे आकृतियों के संबंध में प्रयोग किया जाता है। किसके संबंध में? आकृतियों के संबंध में इस टोपोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है, या हम तलरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में आपने सुना होगा तलरूप या टोपोलॉजी। तो वह किसके लिए? गणित के अंदर जो संबंधित आकृतियां होती है गणित के अंदर, उन आकृतियों के लिए टोपोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां मैथ के अंदर होती है, उन सभी आकृतियों के लिए जो शब्द संगठित रूप से जो शब्द उपयोग में लिया जाता है, तलरूप ये कहलाता है या टोपोलॉजी कहलाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें तलरूप संप्रत्यय में बताया गया है कोटलेविन के द्वारा कि जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो जब लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कई सारे अवरोध आते हैं उसके बीच में। कई क्या आएंगे? बहुत सारे ब्रेकर्स आएंगे। उन ब्रेकर्स का सामना करेगा व्यक्ति, और जब ब्रेकर्स का सामना करेगा ना, उन ब्रेकर्स के सामना करने से क्या होगा? वो अपनी शकल की भिन्न भिन्न आकृतियां बनाएगा। क्या बनाएगा? अपनी शकल की भिन्न भिन्न
आकृतियां बनाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब अवरोध आएंगे या ब्रेकर्स जो आएंगे ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में कुछ नए उतार चढ़ाव महसूस करते हैं। उनकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कुछ कभी निराश होंगे तो हमें कुछ हम उनके बारे में, उन्हें दूर करने के बारे में सोचेंगे। तो क्या होगा, वो भिन्न भिन्न प्रकार की शकल बनाएगा, परंतु जो मूल रूप होगा वो तो वही रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम वैसे ही बनकर रह जाएंगे। मूल रूप तो व्यक्ति का वही रहने वाला जो उसका है, ठीक है ना। मूल रूप से जो वो सोचता है अपने लक्ष्य को लेकर पूरा करने के लिए, तो वो तो वही रहने वाला है। परंतु क्या होगा, वो अवरोध जो है उसे रोक देते हैं कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए वो अवरोधक का काम करते हैं, उसे रोक देते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए क्या है, उन्हें भिन्न भिन्न आकृतियों, शकल की भिन्न भिन्न आकृतियां बनाना, ऐसा एक शब्द का जो प्रयोग है वो कुर्ट लेविन के द्वारा किया गया था। परंतु जो मूल रूप है, लक्ष्य प्राप्ति का जो गोल हमने निर्धारित किया होगा, वह तो वही रहने वाला है। इस प्रकार से इसने ये समझाने की कोशिश की थी, ठीक है ना। और इसे लक्ष्य सूच सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सूच के द्वारा हमें लक्ष्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कि अगर ये सिद्धांत जो है वो हमारा किस पे आधारित है, समग्रवाद पर आधारित है। तो समग्रवाद के अंदर क्या है, सूच को महत्व दिया गया है। तो इसके अंदर लक्ष्य की जो प्राप्ति होगी ना, वो सूच से होगी। वातावरण के साथ जब हम अंत्य क्रिया करते हैं तो बहुत सारी क्रियाएं जो है, प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन में आने वाली है। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी हमें 37 राशियां हमें ऐसी मिलेगी, 37 लक्ष्य शक्तियां ऐसी मिलेगी जो हमें हमारी तरफ खींचेगी। हम हमारी सूझ से कौन सी शक्ति का निर्धारण करते हैं, कौन सी शक्ति को हम चुनते हैं, वह हमारे ऊपर, हमारे वातावरण पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसे लक्ष्य सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें याद रख लेना, ये इसे लक्ष्य सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे लक्ष्य सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। ये सिद्धांत है आपका कौन सा, क्षेत्रीय तलरूप का सिद्धांत या कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है जिसे हम कहा जाता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण आपको क्या याद रखना है, एक सूत्र याद रखना है इसका, ठीक है ना। F ब्रैकेट P इंटू E, ठीक है ना। L का मतलब लर्निंग, F का फैक्टर, P का पर्सन, E का एनवायरमेंट, ये है। और ये गणितज्ञ थे, ठीक है ना। एक गणितज्ञ थे जिसके अंदर 3 संपर्क हैं। सबसे पहला क्षेत्र, जीवन क्षेत्र में दायरा, दूसरा सैद्धांतिक और तीसरा है तलरूप संप्रत्यय। ये 3 प्रकार के संप्रत्यय के माध्यम से ये सिद्धांत इन्होंने समझाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं हम आज के तीसरे और हमारा अधिगम का अंतिम सिद्धांत, ठीक है ना। तीसरा हमारा सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तीसरा हमारा सिद्धांत है अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा? प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे निरीक्षण युक्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इसे निरीक्षण युक्त, देखिए यहां से ही क्या प्रश्न बनते हैं। कई बार क्या हुआ, नाम कुछ अलग हटके दे दिया जाता है और हमें उस चीज का नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो हमें ये सारे नाम याद होने चाहिए कि इस सिद्धांत को और अन्य किन नामों से बुलाया जाता है। तो इसे निरीक्षण अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। निरीक्षण युक्त
अधिगम का सिद्धांत। जितने नाम मैं बता दूं उनसे बाहर कुछ नहीं होने वाला, ये पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो जो नाम मैं आपको बता रहा हूं ना, इनसे बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना। जो जितनी चीज आपको बताई जा रही है उनसे बाहर आपको एक चीज भी आपको नहीं मिलेगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो निरीक्षण युक्त अधिगम का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मॉडल थ्योरी भी कहते हैं। कौन सा, मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, इसे मॉडल सिद्धांत या मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है, मॉडलिंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है। इसे प्रतिरूपण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्रतिरूपण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। अब देखिए ये जो सिद्धांत था ना, अल्बर्ट बांडुरा था कहां का था, तो अल्बर्ट बांडुरा जो था ना वो कनाडा का था। कहां का था, कनाडा का। और 1977 के अंदर, 1977 के अंदर अपना यह सिद्धांत दिया था। और इसने दो चीजों पर प्रयोग किए थे, एक तो किया था जोकर पर और एक किया था गुड़िया पर, जिसे इसने क्या कहा, बेबी डॉल कहा था। क्या कहा था, बेबी डॉल, ठीक है ना। इन दो चीजों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर प्रयोग किया था। जोकर मतलब जीवित जोकर, एक फिल्म बनाई थी जीवित जोकर के ऊपर इसने, उस फिल्म को बच्चों को दिखाकर इसने ये प्रयोग किया था। तो देखिए हम बात करेंगे, इन पे भी बात करेंगे हम, ये प्रयोग किस प्रकार से किए गए थे और कैसे किए गए थे। देखिए एक बात आप याद रखना कि अल्बर्ट बांडुरा के जो विचार थे ना, वो सामाजिकता के आधार पर थे। यानी कि इसने कहा समाज को अपना विशेष आधार माना। इसने कहा कि व्यक्ति का जैसा समाज होगा ना, व्यक्ति वैसा ही सीखेगा। व्यक्ति किससे सीखेगा, देखिए इसे अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। व्यक्ति क्या है, बच्चा जो होगा ना या व्यक्ति जो होगा वह अनुकरण के माध्यम से सीखेगा। क्योंकि जब अनुकरण के माध्यम से सीखने का मतलब बच्चा जो है दूसरों को देखकर प्रेरित होकर वह नहीं उसी चीज को, उस क्रिया को करने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। यानी कि वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है और समाज में रहकर सीखता है, इसलिए इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। इसमें सामाजिकता जो है वो हमारे ज्ञान बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, इसलिए इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। निरीक्षण करके सीखता है बच्चा, सीखता देखता है कि वह क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा और उस जिस रिजल्ट से उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो जाए वह परिणाम क्या वह अपने व्यवहार में क्या उसे शामिल कर लेता है। मॉडल सिद्धांत यानी कि मॉडल बना, यानी हम ये कह सकते हैं मॉडल सिद्धांत का मतलब वह हमारे समाज में जितनी भी क्रियाएं अनुक्रियाएं हो रही है उन सभी क्रियाओं को देखकर अपने मस्तिष्क में एक मॉडल का निर्माण कर लेता है और उसी प्रकार से व्यवहार करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए अल्बर्ट बांडुरा को सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत का क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, इसीलिए इसे सामाजिक संज्ञानात्मक आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। सामाजिकता को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। अब देखिए इसने दो प्रयोग किए थे, एक तो जो जीवित जोकर फिल्म पर, एक गुड़िया पर। तो जो जोकर पर प्रयोग का मतलब क्या था, जोकर पर जो प्रयोग किया था वो क्या कैसे किया इसने, देखिए इसने पार्क को चुना, ये एक पार्क है, इस पार्क के अंदर इसने जितने भी इसके पास जो बच्चे थे उन सभी बच्चों को, सबसे पहला जो इसका प्रयोग था वो गुड़िया के ऊपर था। तो देखिए जब बच्चों को इस पार्क के अंदर उसको खुला छोड़ देता है, यानी कि समाज के अंदर, इस वातावरण के अंदर वो बच्चों को खुला ओपन छोड़ देता है। तो एक रास्ते के अंदर एक गुड़िया पड़ी हुई होती है बीच रास्ते पर, और एक महिला जो है वो वहां से जाती है और उस महिला का जो पांव जो है उस गुड़िया पर रखा जाता है गलती से और वह गिर जाती है। गिरने की वजह से जो है वो खड़ी होकर उस गुड़िया को मरोड़कर दूर फेंक देती है। तो इस क्रिया को किसने देखा था, उन सभी बच्चों ने देखा। किसने देखा, उन सभी बच्चों ने देखा, ठीक है ना। और इस सभी क्रियाओं को करने के बाद में इन सभी को क्या किया था, जो अल्बर्ट बांडुरा था ना वो रिकॉर्ड कर रहा था। क्या कर रहा था, कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था एक फिल्म के रूप में, ठीक है ना। और इन बच्चों को बाद में क्या है
फिर बच्चे भी क्या करते हैं, इस रास्ते से गए ना तो गुड़िया को उठाया नहीं उन्होंने और गुड़िया के ऊपर से ही वो जाने लगे। तो क्या था, वापस आकर जब बच्चों से पूछा गया कि इस व्यवहार के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, तो बच्चों ने अजीबोगरीब जो देखा वही उन्होंने बताया। यानी कि बच्चे भी उसी तरीके से उस गुड़िया के साथ में व्यवहार करने लगे थे। यानी कि वो भी उस गुड़िया को देखकर उसी तरह की मानसिकता अपने मन में बनाए हुए थे कि गुड़िया से हम भी गिर जाते तो कैसा होता, हम भी गिर सकते थे। यानी कि इस प्रकार की जैसा जिस तरह से जिस महिला ने जैसा गुड़िया के साथ में किया ना, वैसा ही बच्चों ने करने का प्रयास किया। तो इस चीज से यह साबित होता है कि महिला के द्वारा किए गए कार्य का अनुकरण किया किसने, महिला के द्वारा किए गए कार्य का अनुकरण किनके द्वारा किया गया, बच्चों के द्वारा किया गया। ये बात साबित होती है इस सिद्धांत से। अब दूसरा इसके अंदर क्या था, दूसरा जो प्रयोग था जीवित जोकर पर। तो जीवित जोकर पर क्या था, देखिए इसने उसी प्रकार से इस पार्क के अंदर बच्चों को खुला छोड़ देता है। यहाँ पे एक जोकर होता है, ये जोकर बैठा होता है और सभी लोग क्या है इसके साथ आकर हाथ मिलाते हैं, इसके गले मिलते हैं, इससे अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं। तो बच्चे भी क्या है उन सभी को देखकर इस जोकर के पास जाकर खेलने लग जाते हैं, इसे हाथ मिलाते हैं, इसे इसके साथ खेलते हैं। तो और लोगों को देखकर बच्चे भी क्या है वैसा ही व्यवहार करने लगे। तो बच्चों की इस चीज से भी ये साबित होता है कि अगर अच्छा व्यवहार, अगर सकारात्मक व्यवहार होगा बच्चों के सामने, तो बच्चे क्या है सकारात्मक व्यवहार का क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। और अगर नकारात्मक व्यवहार बच्चों के सामने होगा सामाजिक वातावरण में, तो बच्चे क्या है नकारात्मक व्यवहार का क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। इस प्रकार समाज के आधार पर व्यक्ति का क्या होता है, अधिगम पूर्ण होता है। समाज के आधार पर व्यक्ति का अधिगम क्या होता है, निर्धारित होता है। क्या व्यक्ति सकारात्मक अधिगम करेगा या वह नकारात्मक अधिगम करेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना कि इसमें सबसे पहले गुड़िया के ऊपर प्रयोग, गुड़िया क्या थी, निर्जीव थी, ठीक है ना। निर्जीव गुड़िया का शब्द का प्रयोग किया था इसने। बाद में इसके ऊपर जब विरोध हुआ कि निर्जीव है तो निर्जीव पर अनुकरण होना या सिद्धांत का प्रयोग आप नहीं कर सकते, इसलिए इसने बाद में इसे बेबी डॉल शब्द के रूप में उपयोग किया था। बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी है आपको। इसके अलावा देखिए जब बांडुरा ने अधिगम सिद्धांत के दिए तो इसने 4 चरण बताए कि हमारी अधिगम की प्रक्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहली क्या होती है इसमें, सबसे पहला चरण क्या होता है, अवधान। क्या होता है, अवधान। देखिए अवधान क्या होता है, अवधान होती है रुकावट। अवधान का मतलब कि यहाँ पे अल्बर्ट बांडुरा ने अवधान शब्द का प्रयोग क्या किया, जिस लक्ष्य की ओर, इसने कहा कि आपको जिस लक्ष्य की ओर पहुंचना है या जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है या गोल जो आपको प्राप्त करना है, उस गोल पर आपका पूर्ण ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण ध्यान होना चाहिए, तभी आप उस गोल को प्राप्त कर पाएंगे। पहले चरण में इसने ये बात कही कि जो व्यवहार सीखना है उस पर आपका पूर्ण ध्यान होना चाहिए, पूर्ण ध्यान लगना चाहिए। उसके बाद में क्या आती है, दूसरा जो चरण बताया इसने धारणा। दूसरा चरण क्या बताया, धारणा। देखिए धारणा के अंदर इसने क्या बताने की कोशिश की, इसने कहा कि ध्यान लगाने के बाद उस व्यवहार को दिमाग में क्या करना है, संचित करना है। ध्यान लगाने के बाद में, ध्यान लगाने के बाद दिमाग में व्यवहार को संचित करना, दिमाग में व्यवहार को संचित करना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चरण बताया, अब एक फिर उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से। उसके बाद में आती है उत्पादन प्रदर्शन, ठीक है ना। उसके बाद आता है उत्पादन, तीसरा चरण उत्पादन प्रदर्शन। उत्पादन या हम इसे प्रदर्शन भी कहते हैं या इसे हम प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पुनः प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब या उत्पादन का मौका मिलने पर संचित धारणा को पुनः व्यवहार में क्या करना, प्रदर्शित करना। मौका मिलने पर पुनः व्यवहार प्रदर्शित करना।
ठीक है ना। उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या होगा, चौथे नंबर पे होगा पुनर्बलन। क्या होगा, पुनर्बलन। अब देखिए पुनर्बलन में क्या होगा, पुनर्बलन में होगा व्यवहार में प्रदर्शन के बाद समाज द्वारा सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन देना। व्यवहार के प्रदर्शन के बाद समाज का सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्बलन देना। अब देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा, अवधान। तो देखिए पूर्ण ध्यान लगाना। सबसे पहले देखिए इसने जो प्रयोग किया, हम गुड़िया की उस प्रयोग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, वो बच्चों गुड़िया को देखा, एक फिल्म इसको रिकॉर्ड किया, यानी कि एक महिला के द्वारा जैसा उस गुड़िया के साथ व्यवहार किया गया था उस व्यवहार को इसने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद में उस प्रक्रिया को क्या किया, धारणा के रूप में बच्चों को दिखाया। बच्चों ने उसको पूर्ण ध्यान के साथ उसको देखा। देखने के बाद उस ध्यान लगाने के बाद उसको दिमाग में क्या कर लिया, संचित कर लिया। यानी कि उसको पूर्ण ध्यान के साथ बच्चों को कहा कि आप इसको पूर्ण ध्यान के साथ इस वीडियो को आप देखिए, इस फिल्म को आप देखिए। जैसे ही बच्चों ने इस फिल्म को देखा तो बच्चों ने इसको क्या अपने दिमाग में क्या कर लिया, संचित कर लिया। फिर बात आई कि उत्पादन, प्रदर्शन और पुण्य प्रस्तुतिकरण की। जब बच्चों को अगली बार जब पार्क में छोड़ा गया और उसी प्रकार से जब गुड़िया उनको उस रास्ते पर मिली तो बच्चों ने भी उस गुड़िया के साथ में वैसा ही व्यवहार किया जैसा उस महिला ने किया। यानी कि बच्चों को जब मौका मिला तो बच्चों ने उस व्यवहार को प्रदर्शित किया जो उन्होंने अपने दिमाग में संचित कर रखा था। अब जब इसको प्रदर्शित किया तो फिर उस प्रदर्शन के बाद में उनको कैसा पुनर्बलन मिलेगा, वो समाज निर्धारित करेगा। अगर उनके पुनर्बलन सही है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। अगर उनका व्यवहार क्या होगा, गलत होगा तो उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। अब दूसरे अगर प्रयोग की बात करूं तो इसमें तो क्या हुआ, नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हुआ बच्चों को, ठीक है ना। दूसरी की अगर मैं बात करूं कि जोकर के साथ में और लोग क्या कर रहे थे, व्यवहार अच्छा कर रहे थे। इसको रिकॉर्ड करके बच्चों को जब दिखाया गया तो उसको बच्चों ने इसको पूर्ण ध्यान के साथ देखा और ध्यान के साथ देखने के बाद में उसको दिमाग में क्या कर लिया, एकदम फिट किया, संचित कर लिया। और संचित करने के बाद जब दोबारा से उस पार्क में बच्चों को ले जाया गया, बच्चों ने ले जाकर उस जोकर के साथ में वैसा ही व्यवहार किया जैसा उन्होंने अपने दिमाग में उस वीडियो को देखकर, उस फिल्म को देखकर जो दिमाग में संचित कर रखा था वैसा ही व्यवहार उन्होंने उस जोकर के साथ में किया। तो व्यवहार कैसा हुआ, सकारात्मक प्रदर्शित हुआ। और समाज में पुनर्बलन भी कैसा मिलेगा, फिर सकारात्मक पुनर्बलन उन्हें प्राप्त होगा, ठीक है ना। यह बात है इस अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत की। अब बात आती है कि सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, अनुकरण को महत्व दिया गया। यानी बच्चा जो है वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो अगर अनुकरण के माध्यम से सीखता है तो एक व्यक्ति की व्यक्तित्व निर्माण के अंदर ये सहायक हो सकता है ना। क्या होगा, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में ये सहायक है। सबसे पहली बात मैं बात करूं तो बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण अगर उनको अच्छी अगर नकारात्मक चीजें अगर दिखाई जाएगी, नकारात्मक व्यवहार समाज में उनके सामने किया जाएगा तो वो नकारात्मक करें सीखेंगे। और अगर सकारात्मक या पॉजिटिव व्यवहार उनके सामने अगर किया जाए तो वो पॉजिटिव व्यक्तित्व उनके अंदर पैदा होगा। तो पहली बात उसमें व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत क्या होता है, विशेष उपयोगी होता है। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। क्या होता है कि जो छोटे बालक होते हैं ना, वो सही और गलत व्यवहार में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। वो नहीं कर पाते कि कौन सी चीज सही है हमारे लिए, कौन सी चीज हमारे लिए क्या है, गलत है। ठीक है ना। इसीलिए क्या है कि जो बालक होगा वो गलत व्यवहार को भी क्या है आसानी से सीख लेगा। क्या है, गलत व्यवहार को भी सीख लेगा। इसीलिए कहा गया है कि अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत के अंदर कि जो बालक है उसके सामने जो सकारात्मक व्यवहार है, जो सही व्यवहार है, वो ऐसे प्रस्तुत किया जाए कि बच्चा उसकी ओर क्या हो, आकर्षित हो। यानी कि हम सही व्यवहार को, हम कह सकते हैं कि सही व्यवहार को
आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान प्रस्तुत होने चाहिए। कक्षा कक्ष में आप बच्चे को सिर्फ उन्हीं के बारे में बताइए जो उसके लिए आदर्श बने। ऐसे व्यवहार उसके सामने मत बताइए जो उसको गलत व्यवहार या गलत दिशा की ओर लेकर जाए। आप कक्षा कक्ष में बच्चे को ऐसा बताने की कोशिश कीजिए, कुछ महान पुरुषों के बारे में उसके पाठ्यक्रम में ऐसी चीजों को जोड़िए कि जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो सही व्यवहार की ओर क्या हो, आकर्षित हो, यानी कि प्रतिफल का आदर्श प्रतिफल का निर्माण हो। तो हम ये कह सकते हैं कि कक्षा कक्ष में आदर्श व्यक्ति तब का प्रदर्शन हो, आदर्श व्यक्तित्व का प्रदर्शन हो, जिसके कारण उसका प्रतिमान या उसके इमेज जो है वो बच्चे के मस्तिष्क में तैयार हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है हमारा अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 3 सिद्धांत पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा टोलमैन का जो चिन्हधारी सिद्धांत है, उसके बाद में कुर्ट लेविन का हमने पढ़ा कौन सा क्षेत्र सिद्धांत पढ़ा, और उसके बाद में हमने अल्बर्ट बांडुरा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था हमारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसने अल्बर्ट बांडुरा की जो सीखने की जो थ्योरी थी उसको बदलते हुए बिल्कुल अलग कहते हुए कहा कि जो समाज है वही हमें सिखाता है, समाज में जितने भी लोगों का व्यवहार है उन इसी व्यवहार की नकल करके हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सिद्धांत में ये बात कही थी, और ये सिद्धांत कब दिया गया था, 1977 के अंदर दिया गया था। इसमें 2 प्रयोग हुए थे, जीवित जोकर और बेबी डॉल गुड़िया पर किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमारे यहाँ पे अधिगम के सिद्धांत तो होते हैं कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए बिंदु के साथ में, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपके लिए धन्यवाद।